हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। 1980 पाकिस्तान का कहूटा प्रांत, रात के 9 बजे हैं और पाकिस्तानी सेना के खोजी कुत्ते इलाका खंगाल रहे हैं। तभी एक कुत्ते ने हवा में कुछ सूंघा और अचानक पूरा जोर लगाकर एक चट्टान की तरफ खींचने लगा। जवानों ने पट्टा ढीला किया, हथियार संभाले और कुत्ते के पीछे पीछे चट्टान तक पहुंच गए। कुत्ता जोर जोर से एक चट्टान की तरफ देखकर भौंक रहा था। जब जवानों ने गौर से देखा तो उन्हें कुछ अजीब लगा। वहाँ कुछ तो ऐसा था जो पत्थर जैसा तो नहीं था। जब उन्होंने पत्थर को ध्यान से उठाया तो वो उन्हें एक डब्बे जैसा लगा, जिसे जब खोला गया तो उसके अंदर एक हाई टेक सर्विलांस डिवाइस लगा हुआ था। यानी किसी ने बॉक्स को पत्थर के जैसा डिजाइन करके उसके अंदर बैटरी पावर्ड ट्रांसमीटर, एयर मॉनिटर और हाईली सेंसिटिव माइक्रोफोन लगाए हुए थे। अब सवाल आता है कि ये काम किसने किया और पाकिस्तान के लिए ये जगह इतनी खास क्यों थी। तो इस्लामाबाद से कोई 30 किलोमीटर की दूरी पर चारों तरफ धूल भरी पहाड़ियों के बीचों बीच एक कस्बे यानी कि कहूटा में पाकिस्तान ने 100 एकड़ की जगह में एक रिसर्च सेंटर बनाया था, जिसके चारों तरफ कांटेदार तार, आर्मी के टैंक्स, आकाश की तरफ एंटी एयरक्राफ्ट गन और मिसाइल की तैनाती की गई थी और जमीन पर सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज दिन रात खोजी कुत्तों के साथ पहरा दे रहे थे, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान अपना पहला एटम बॉम्ब बना रहा था। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान वहाँ क्या कर रहा था या उसकी जासूसी कौन कर रहा था, बल्कि असली सवाल तो ये है कि एक मुल्क जो 2 टुकड़ों में टूट चुका था, बिल्कुल कंगाल था, ना पैसा था ना टेक्नोलॉजी थी, आखिर उसने ये नामुमकिन काम कैसे कर दिखाया। तो इसके पीछे था एक आदमी, एक इंजीनियर जो यूरोप से चुराए हुए राज अपने साथ लाया था, जिसे रह रहकर एक तारीख बार बार याद आती थी और वो तारीख थी 16 दिसंबर 1971। ये वो दिन था जिस दिन पाकिस्तान 2 टुकड़ों में टूट गया था। ढाका के मैदान में हजारों सैनिक खड़े थे, हथियार नीचे, सर झुके हुए। जनरल नियाजी अपनी पिस्तौल निकालकर टेबल पर रखते हैं और एक कागज पर दस्तखत करते हैं और ये कागज था इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर। इस एक दस्तखत से 93,000 पाकिस्तानी सैनिक एक साथ युद्धबंदी बन गए। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। पाकिस्तान सिर्फ हारा नहीं था, बल्कि 2 टुकड़ों में टूट गया था और एक नया मुल्क बनता है जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। ये वो वक्त था जिस समय जंग संख्या और पारंपरिक हथियारों से लड़ी जाती थी। अब पाकिस्तान के पास ना तो संख्या बची और ना ही जंग लड़ने का भरोसा। एक देश का सम्मान राख के ढेर में बदल चुका था और इस राख में से एक आदमी सत्ता में आता है। नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो। शातिर दिमाग, जुनूनी और एक ही मकसद, किसी भी तरीके से भारत से बराबरी। 20 जनवरी 1972 मुल्तान। सत्ता में आते ही भुट्टो पाकिस्तान के सबसे बड़े वैज्ञानिकों को एक जगह बुलाते हैं। सब आ चुके हैं, आपस में बात कर रहे हैं। किसी को नहीं पता कि भुट्टो ने उन्हें क्यों बुलाया है और तभी भुट्टो कमरे में आते हैं। अंदर आते ही सीधा सवाल करते हैं कि बताओ एटम बॉम्ब बनाने में कितना समय लगेगा। कमरे में एकदम सन्नाटा छा जाता है। फिर कोई जवाब देता है कि 7 साल, कोई 5 साल और कोई 10 साल। भुट्टो कुछ नहीं कहते, बस 3 उंगलियां दिखाते हैं और फिर बोलते हैं 3 साल, बस 3 साल में बना कर दूं। जुल्फिकार अली भुट्टो 1965 में ही कह चुके थे कि अगर भारत परमाणु बम बनाएगा तो पाकिस्तान भले ही घास की पत्तियां खाए, भूखे रहें, लेकिन हम अपना परमाणु बम जरूर हासिल करेंगे। My brothers and sisters, we will rise together. We will build a new tomorrow. ये वो नारा था जिसने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की नींव रख दी। अब मुनीर अहमद खान के सामने 2 रास्ते थे। पहला प्लूटोनियम से बम बनाना जो कि रिएक्टर से निकलता है और दूसरा था यूरेनियम एनरिचमेंट। और देखो, बहुत दिन हो गए मैंने आपको कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं दी। आज समझा ही देता हूं कि बम बनाने का मसाला बनता कैसे है। तो जमीन से निकलता है पिच ब्लेंड नाम का पत्थर। अब इस पत्थर में होता है यूरेनियम, लेकिन एक नहीं 2 यूरेनियम आइसोटोप पाए जाते हैं। पहला यूरेनियम 235 और दूसरा यूरेनियम 238। लेकिन यूरेनियम 235 की मात्रा होती है बहुत कम और 238 भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अब इनमें यूरेनियम 235 तो वजन में हल्का है और यही बॉम्ब बनाने में इस्तेमाल होता है। यूरेनियम 238 भारी है और इसे आसानी से तोड़ा भी नहीं जा सकता, जबकि यूरेनियम 235 आसानी से टूट सकता है। अब जब तक ये दोनों एक साथ रहेंगे इनसे बॉम्ब नहीं बन सकता, तो इसके लिए करना पड़ेगा हमें इन्हें अलग। अब आपने बचपन से एक चीज पढ़ रखी होगी कि किन्हीं भी 2 चीजों को अलग करने के सिर्फ 2 ही तरीके होते हैं, पहला केमिकल प्रोसेस और दूसरा फिजिकल प्रोसेस। अब केमिकली तो इन्हें अलग करना लगभग नामुमकिन है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि केमिकल रिएक्शन निर्भर करती है किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर पर। अब क्योंकि दोनों ही यानी यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 दोनों में एक समान इलेक्ट्रॉन है, तो ये हर कंपाउंड के साथ सेम रिएक्शन करेंगे। यानी केमिस्ट्री ने बोल दिया कि भैया हमसे तो ये काम ना हो पाएगा। अब आई फिजिक्स, उसने कहा हम अलग करेंगे इन्हें, और फिजिक्स ने हमें ये बताया कि भैया इन दोनों के वजन में अंतर है, एक है भारी दूसरा है हल्का। अब हमने सबसे
सबसे पहले उस पत्थर को कूट काट के साफ करके एक येलो रंग का पाउडर बना लिया, जिसे आप येलो केक के नाम से जानते होंगे। अब इस येलो पाउडर में फ्लोरीन गैस डालकर हमने बना दिया यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। अब इस गैस को घुमाया जाएगा एक मशीन में, और इसी मशीन को कहते हैं सेंट्रीफ्यूज। अब इसमें गैस गोल गोल घूमेगी और हमारा काम हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा, जरा ये भी समझ लो। देखो, फिजिक्स के नियम हमें बताते हैं कि अगर हम दो चीजों को घुमाएं जिनका वजन अलग है, तो जो चीज जितनी भारी होगी वो चीज उतना ही ज्यादा खिंचाव बाहर की तरफ महसूस करेगी, जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये फोर्स निर्भर करती है मास पर। अब फॉर्मूला भी यही बताता है, F = mv²/r। तो मोटा माटी मतलब ये निकला कि यूरेनियम 238 भारी है, तो घूमने पर वो ज्यादा तेजी से बाहर की तरफ खींचेगा, और यूरेनियम 235 अंदर घूमता रहेगा। अब इस तरीके से दोनों के एटम अलग हो जाएंगे, यानी यूरेनियम 235 अलग और यूरेनियम 238 अलग। लेकिन ये काम एक सेंट्रीफ्यूज से नहीं होगा, बल्कि इस काम के लिए हमें अलग अलग सेंट्रीफ्यूज चाहिए होंगे। मतलब पहले वाला सेंट्रीफ्यूज थोड़ा साफ करेगा, फिर उससे अगला उससे ज्यादा साफ करेगा, यानी हर एक स्टेज के साथ यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड और ज्यादा साफ होता चला जाएगा। और इसी को एनरिचमेंट कहते हैं, यानी कि पहले सेंट्रीफ्यूज से निकला 20% एनरिच, उसके बाद 40, 50 और इस तरह से 90% तक ले जाएंगे, क्योंकि बॉम्ब बनाने के लिए हमें 90% एनरिच यूरेनियम ही चाहिए। अब यहाँ एक सवाल आता है कि हमें 90% एनरिच यूरेनियम ही क्यों चाहिए, इससे कम वाला इस्तेमाल करें तो उसमें क्या दिक्कत है? तो देखो, जो मिलावटी यूरेनियम है, यानी कि जिसमें यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 दोनों के एटम मौजूद हैं, वो चेन रिएक्शन को सस्टेन नहीं कर सकता, और जब चेन रिएक्शन होगी ही ना तो बॉम्ब कैसे फटेगा? इसीलिए हम इस मिलावटी यूरेनियम को न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें प्लूटोनियम मिलता है, और इस प्लूटोनियम को हम बॉम्ब बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए न्यूक्लियर रिएक्टर को डुअल यूज टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। अब हमने कर लिया 90% एनरिचमेंट, लेकिन ये अभी भी गैस के रूप में है, इसे वापस प्योर मेटल में बदलना है। अब इसके लिए हम इस गैस में मिलाते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम को। अब ये दोनों ठहरे बिल्कुल भुक्कड़, मतलब फ्लोरीन के भुक्कड़। अब ये जाएंगे और फ्लोरीन को धर लेंगे कि बेटा यूरेनियम को छोड़, हमारे साथ आ, और इस तरीके से यूरेनियम प्योर हो जाएगा। अब आ जाते हैं जरा प्लूटोनियम बनाने पर। तो भैया, ये जो कम एनरिच्ड फ्यूल था, यानी कि यूरेनियम 238 और 235 का मिक्सचर, इसकी हम फ्यूल रोड बनाकर न्यूक्लियर रिएक्टर में डाल देते हैं। अब जैसे ही हम न्यूट्रॉन की बरसात करते हैं, 238 न्यूट्रॉन को सोखकर प्लूटोनियम में बदल जाता है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, और इस प्रक्रिया से निकलने वाली ऊर्जा बिजली बनाने काम आती है। अब ये जो फ्यूल रोड्स थी, ये पूरी तरह से जल के कचरा हो जाती हैं, लेकिन इन्हीं फ्यूल रोड्स में कुछ बिना जला यूरेनियम और प्लूटोनियम बच जाता है। अब हमें करना है इस कचरे से इसको अलग। अब इस कचरे को हम तेजाब में डालते हैं और वहां से प्लूटोनियम अलग और बचा हुआ यूरेनियम अलग कर लेते हैं, और इसी तरीके को रीप्रोसेसिंग कहा जाता है। अब भैया, इस प्लूटोनियम से बनेगा बॉम्ब, और यूरेनियम वापस फ्यूल की तरह रिएक्टर में इस्तेमाल होगा। आपने नाम भी सुना होगा, मॉक्स फ्यूल, यानी कि मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल। और जो मशीन ये पूरा तामझाम करेगी, उसे रीप्रोसेसिंग प्लांट कहते हैं। यानी कि अगर प्लूटोनियम से बॉम्ब ना बनाए तो कोई भी देश ये कहकर बड़ी आसानी से रीप्रोसेसिंग प्लांट खरीद सकता है कि वो अपने रिएक्टर से निकलने वाले वेस्ट को दोबारा यूज करने के लिए एक रीप्रोसेसिंग प्लांट खरीद रहा है, चाहे असलियत में वो बॉम्ब बनाने के लिए प्लूटोनियम ही इकट्ठा क्यों ना कर रहा हो। अब देखो, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा। अब अगर इतनी चीजें समझ में आ गई तो अब सुनो पाकिस्तानी कहानी। अब पाकिस्तान प्लूटोनियम के रास्ते पर चलता है, क्योंकि कराची में एक रिएक्टर पहले से ही मौजूद था, लेकिन प्लूटोनियम के लिए चाहिए एक रीप्रोसेसिंग प्लांट, और ये पाकिस्तान के पास नहीं था। तो पाकिस्तान ने फ्रांस से कहा कि भाई एक रीप्रोसेसिंग प्लांट दे दे, हमारा बहुत सारा रिएक्टर फ्यूल वेस्ट हो जाता है, हम उसे रीप्रोसेस करेंगे और अपना खर्चा कम करेंगे। जबकि असली इरादा प्लूटोनियम से बॉम्ब बनाने का था। अब फ्रांस ने कहा पहले पैसे दो और मान लो। पाकिस्तान ने भी कह दिया डील डन। अब इससे पहले की डिलीवरी होती एक धमाका होता है, जो पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला देता है। मई 1974 पोखरन राजस्थान, जमीन के नीचे एक धमाका होता है जिसे नाम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा, और भारत दुनिया का छठा देश बन जाता है जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ चुका था। पाकिस्तान में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि जो डर उन्हें था अब वो सच हो चुका था। और ये खबर सिर्फ इस्लामाबाद तक नहीं रुकती, बल्कि भारत के इस परमाणु परीक्षण ने दुनिया की आंखें खोल दी। दुनिया को ये समझ में आ गया था कि बिजली बनाने वाली तकनीक से बम भी बनाया जा सकता है। देखो, दुनिया को ये पहले से पता था कि रीप्रोसेसिंग प्लांट से प्लूटोनियम निकालकर बड़ी आसानी से बम बनाया जा सकता है। Nuclear science is dedicated to development, life
और भारत ने ये काम किया था कनाडा के रिएक्टर और अमेरिकन हैवी वाटर की मदद से, बिना किसी को पता लगे। मई 1974 नीदरलैंड भारत के परमाणु परीक्षण की खबर यूरोप पहुंचती है और वहां एक पाकिस्तानी इंजीनियर अखबार में ये खबर पढ़ता है जिसका नाम था अब्दुल कादिर खान। खान का जन्म भारत के भोपाल में हुआ था। 1952 में उनका परिवार पाकिस्तान चला गया। खान ने बर्लिन और नीदरलैंड में मेटलर्जी और बेल्जियम में पीएचडी करी। 1972 से खान एफडीओ नाम की कंपनी में काम कर रहे थे। ये कंपनी यूरेनियो कंसोर्टियम से जुड़ी हुई थी जो दुनिया की सबसे एडवांस यूरेनियम एनरिचमेंट टेक्नोलॉजी बना रही थी। अब खान के पास नीदरलैंड में एल्मिलो प्लांट के अंदर लगभग हर जगह का एक्सेस था और वहां उन्हीं सेंट्रीफ्यूज पर काम हो रहा था जिसमें यूरेनियम को तेजी से घुमाकर बॉम्ब बनाने के लिए तैयार किया जा सकता था। अब अब्दुल कादिर खान ने प्रधानमंत्री भुट्टो को एक चिट्ठी लिखी। खान ने भुट्टो से कहा कि फ्रांस से प्लूटोनियम प्लांट खरीदने का रास्ता छोड़िए, मैं यूरेनियम से बॉम्ब बनाने का दूसरा रास्ता जानता हूं। अब भुट्टो ने खान को पाकिस्तान बुलाया। खान पाकिस्तान आता है, प्रधानमंत्री से मिलता है और पूरा प्लान समझाता है। इसके बाद खान वापस नीदरलैंड जाता है, क्लासिफाइड सेंट्रीफ्यूज डिजाइन कॉपी करता है, धीरे धीरे जानकारी इकट्ठा करता है। अब खान की हरकतों पर यूरेनको को शक होने लगता है और इस चीज का अंदाजा खान को भी हो गया था। खान ये बात समझ गया था कि अब वो वक्त आ चुका है जब उसे सब कुछ समेटकर यहाँ से जाना होगा और दिसंबर 1975 में खान अपनी बीवी और 2 बेटियों के साथ नीदरलैंड छोड़कर वापस पाकिस्तान आ जाता है। अब पाकिस्तान का फ्रांस के साथ प्लांट खरीदने की डील पहले से ही चल रही थी और भुट्टो ने इसको रद्द नहीं किया, लेकिन भारत के 1974 के परमाणु परीक्षण ने अमेरिका को आग बबूला कर दिया था और अमेरिका ये जानता था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो फ्रांस के साथ रीप्रोसेसिंग प्लांट की डील कर रहे हैं जिसके पीछे का इरादा था परमाणु बम बनाना। अब इसे रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने विदेश मंत्री यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंजर को सीधा इस्लामाबाद भेजा और किसिंजर ने भुट्टो को सीधे शब्दों में चेतावनी दी कि अगर तुम परमाणु जिद पर अड़े रहे तो हम तुम्हें एक भयानक मिसाल बना देंगे। अब इसके बाद अमेरिका ने फ्रांस की गर्दन मरोड़ी ताकि वो पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी ना दे पाए और फिर शुरू होती है फ्रांस की ड्रामेबाजी। भैया कल दूंगा, परसों दूंगा, आज मेरी फूफी की शादी है, मतलब दुनिया भर के जो भी बहाने थे फ्रांस ने वो बनाने शुरू कर दिए और फिर 1978 आते आते अमेरिका के दबाव में ये डील कैंसिल कर दी गई। और आपको याद होगा हेनरी किसिंजर ने एक चेतावनी दी थी भुट्टो को और अब वो चेतावनी सच होने जा रही। 1977 में पाकिस्तान में तख्तापलट हो जाता है। जनरल जिया उल हक पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज होकर जुल्फिकार अली भुट्टो को जेल में डाल देते हैं। फिर अप्रैल 1979 में भुट्टो को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है और इस सब के पीछे कौन था आप जानते हो कौन? क्योंकि भुट्टो ने अमेरिका की बात नहीं मानी तो अमेरिका ने भुट्टो को एक मिसाल बना दी। अब इसके बाद पाकिस्तान की मिलिट्री ने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया और एक देश चुपचाप पाकिस्तान की मदद करने के लिए आगे आया और वो था आयरन ब्रदर चाइना। 1982 में चाइना के एक शहर से नाम ऊपर मिल जाएगा। पाकिस्तान का एक C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वेपन ग्रेड यूरेनियम को लेकर उड़ान भरता है। ये इतना यूरेनियम था जिससे 2 बॉम्ब तो बन ही सकते थे और इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने यह भी बताया कि चाइना ने अपना एक पुराने बॉम्ब का डिजाइन भी पाकिस्तान को दे दिया था। अब क्योंकि खिचड़ी पक रही थी तो दुनिया को शक हो रहा था और जहां शक होता है वहां जासूस भी होते हैं। कहूटा अब एक बिल्डिंग नहीं थी बल्कि एक ऐसी पहेली बन गई थी जिसे पूरी दुनिया सॉल्व करना चाहती थी। CIA हो गया, मोसाद हो गया, भारत की रॉ हो गई, ये सबके सब पाकिस्तान पहुंच चुके थे और यही वो दौर था जब वो चट्टान वाली घटना हुई थी जिससे हमने अपनी वीडियो शुरू करी थी। अमेरिका के KH-11 सैटेलाइट लगातार कहूटा की तस्वीरें खींच रहे थे। इन तस्वीरों में CIA ने साफ देख लिया था कि कहूटा की पहाड़ियों को काटकर वहां एक सुरक्षित मिलिट्री बेस का निर्माण किया जा रहा था जिसके चारों तरफ कटीले तार और एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ था। इसके बाद CIA को यूरोप के बाजारों से ये भनक लगती है कि पाकिस्तान कुछ फर्जी कंपनियों के जरिए नीदरलैंड और जर्मनी से गुपचुप तरीके से सेंट्रीफ्यूज और वैक्यूम पंप खरीद रहा है और इन चीजों का इस्तेमाल होता है परमाणु बम बनाने। यानी शक पक्का हो गया था, अब पुख्ता वैज्ञानिक सबूत चाहिए थे। अब क्योंकि कहूटा में इतनी तगड़ी सुरक्षा थी कि इंसान का तो अंदर जाना नामुमकिन था, इसलिए CIA के एजेंट्स ने रात के अंधेरे में कहूटा के प्लांट के पास एक नकली चट्टान रख दी जिसका काम था आसपास की हवा के सैंपल लेना और उसमें यूरेनियम डिटेक्ट करना और जमीन के नीचे आ रही सेंट्रीफ्यूज के घूमने की आवाज को पकड़ना, रिकॉर्ड करना और ऊपर उड़ रहे सैटेलाइट तक भेजना। और ये सैटेलाइट सारा डाटा सीधे वॉशिंगटन में CIA के हेडक्वार्टर में भेज रही थी।
और भारत के एजेंट्स भी पीछे नहीं थे। रॉ के एजेंट्स ने लोकल एरिया से पानी के सैंपल कलेक्ट करे और जमीन पर जाकर जासूसी करने का रिस्क उठाया। भारतीय एजेंट्स ने कहूटा के प्लांट के पास जो गंदे नाले का पानी था उसे सैंपल लिए, इस उम्मीद में कि वहां पर न्यूक्लियर वेस्ट के अंश आ जाएंगे। और इसी ऑन ग्राउंड जासूसी के दौरान रॉ के एजेंट्स ने कहूटा में जो वैज्ञानिकों के नाई थे उनकी दुकान से कटे हुए बालों के सैंपल इकट्ठा कर लिए, जिन्हें जब लैब में भेजा गया तो उनमें रेडिएशन की पुष्टि हो गई, जिसने ये पोल खोल कर रख दी कि पाकिस्तान कहूटा में एटम बॉम्ब बना रहा था। और यहीं आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। साल 1979 में यानी कि 1979 में, लगभग 1979 के अंत में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अब अमेरिका सोवियत संघ को रोकना चाहता था और इस काम के लिए अमेरिका को जरूरत थी पाकिस्तान की सेना और उनके जनरल जिया उल हक की। CIA के पास कहूटा के प्लांट के पुख्ता सबूत मौजूद थे, लेकिन अमेरिकी सरकार ने अफगानिस्तान के चक्कर में पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की तरफ आंख बंद कर ली और इसी का फायदा उठाकर पाकिस्तान ने दुगनी रफ्तार से अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया। लेकिन इजराइल का मोसाद चुप बैठने वाला नहीं था। मोसाद को यह डर था कि अगर पाकिस्तान ने बम बना लिया तो पाकिस्तान पैसे के लालच में टेक्नोलॉजी बेचेगा और अरब देशों को जैसे कि ईरान इन्हें बम बनाने में मदद करेगा। अब इसके बाद पाकिस्तान को पुर्जे सप्लाई करने वाली जर्मन कंपनी को मोसाद के द्वारा डराया जाता है, धमकाया जाता है, लेकिन कंपनी नहीं मानती और उसके बाद मोसाद उस कंपनी के अधिकारियों के घर के बाहर बॉम्ब एक्सप्लोजन कराती और जर्मनी में दूसरे सप्लायर के ऑफिस को ही बॉम्ब से उड़ा देती है। अब प्राइवेट कंपनीज ये सब देखकर डर गई, उन्होंने प्रोजेक्ट से अपने हाथ खींच ली, लेकिन पाकिस्तान ने दूसरा तोड़ निकाल लिया। पाकिस्तान ने ब्लैक मार्केट के जरिए यानी कि दूसरे देश में फर्जी कंपनी बनाकर इन कल पुर्जों को स्मगलिंग के जरिए पाकिस्तान में लाना शुरू कर दिया और अब एंट्री होती है रॉ की। भारत के रॉ चीफ NF संतूक उस समय के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से मिलने उनके दफ्तर जाते हैं। उनके हाथ में एक सीक्रेट फाइल थी। रॉ चीफ ने मोरारजी देसाई को बताया कि सर पाकिस्तान कहूटा में एटम बॉम्ब बना रहा है, रिपोर्ट कंफर्म है, हमारे पास पक्के सबूत हैं। अब मोरारजी देसाई गुस्से में आग बबूला हो गए और बोले कि तुम लोग फिर से वही गंदी राजनीति और जासूसी शुरू कर रहे हो, मुझे इन सब चीजों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। इंदिरा गांधी ने तुम्हें दूसरे लोगों की सिर्फ जासूसी करने के लिए पाल रखा था, मुझे ये तमाशा बंद चाहिए। अब संतूक साहब बोले, लेकिन सर ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, हमारे जासूस अपनी जान को जोखिम में डालकर कहूटा के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं, हमें फंड्स की जरूरत है, हम ऑपरेशन कहूटा को सक्सेसफुली पूरा करके पाकिस्तान की परमाणु लैब को पूरी तरह से तबाह कर सकते हैं, बस आप मंजूरी दे दीजिए। इसके बाद मोरारजी देसाई ने साफ इनकार कर दिया और कहा 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, मैं गांधीवादी हूँ, मैं पड़ोसियों के घर में ताक झांक करने और चोरी छुपे ऐसे ऑपरेशन करने को कभी मंजूर नहीं करूंगा, तुम ये सभी काम तुरंत रोक दो। इसके बाद देसाई ने सिर्फ पैसे देने से ही मना नहीं किया, बल्कि रॉ के बजट को भी 30% कट कर दिया ताकि वो ऐसा कोई भी मिशन ना कर पाए। अब पाकिस्तान के तानाशाह जिया उल हक बहुत शातिर दिमाग के थे, उन्हें पता था कि मोरारजी देसाई को अपनी तारीफ सुनना बड़ा पसंद है, तो जिया उल हक अमूमन देसाई जी को फोन करते रहते थे। अब देसाई इस मक्खनबाजी वाली तारीफ से इतने ज्यादा खुश हो गए कि अपने आप ही बोल दिया कि मियां जी मुझे सब पता है कि आप लोग कहूटा में क्या कर रहे हो, मैं जानता हूँ कि आप गुपचुप तरीके से परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहे हो, मेरे पास कहूटा की एक एक खबर है। अब जिया उल हक ने फोन पर तो बात संभाल ली, लेकिन उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। उन्हें यह समझ में आ गया कि कहूटा के पास भारत के जासूस पहुंच चुके हैं। इसके बाद फोन काटते ही जिया उल हक ने कहूटा में इमरजेंसी लगा दी। पाकिस्तान सतर्क हो चुका था। पाकिस्तान ने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI और आर्मी के लोगों को भेस बदलकर पूरे के पूरे कहूटा में फैला दिया और जिस पर भी शक हुआ उसे पकड़ लिया। इस कड़े पहरे के चलते रॉ के ऑन ग्राउंड जासूस और मुखबिर रंगे हाथों पकड़े गए, जिन्हें बाद में बड़ी बेरहमी से तड़पा कर मार दिया गया। भारत का पूरा नेटवर्क तबाह कर दिया गया और इसी नाकेबंदी के दौरान पाकिस्तान को CIA के द्वारा लगाई गई वो चट्टान भी मिल गई, जिसके अंदर वो बॉक्स रखा था जो पल पल की जानकारी सैटेलाइट के जरिए CIA के हेडक्वार्टर में भेज रहा था। यानी अमेरिका तक जाने वाला डाटा भी पूरी तरह से रोक दिया गया। अब इसके बाद मोसाद कहूटा के प्लांट को उड़ाने का प्लान बनाता है, लेकिन इजराइल के फाइटर जेट्स की इतनी रेंज नहीं थी कि वे सीधे इजराइल से उड़कर आए, पाकिस्तान पर बॉम्ब गिराएं और वापस चले जाएं। इसलिए मोसाद और इजराइल की सेना ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और भारत सरकार से संपर्क साधा। अब इजराइल का प्लान ये था कि उनके F-16 फाइटर जेट गुजरात के जामनगर के एयरबेस पर आएंगे, वहां ईंधन भरेंगे, पाकिस्तान पर बॉम्ब गिराएंगे और वापस इजराइल निकल जाएंगे। अब इस समय मोरारजी देसाई की सरकार गिर चुकी थी, इंदिरा गांधी वापस सत्ता में आ चुकी थी, तो उनके सामने ये प्रस्ताव आया, लेकिन अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को इसकी भनक लग गई और उन्होंने
उन्होंने भारत को सीधी चेतावनी दी और इंदिरा गांधी को यह डर था कि इस हमले के बाद भारत पाकिस्तान में भीषण युद्ध छिड़ जाएगा और इंदिरा गांधी उस समय युद्ध के लिए तैयार नहीं। इसलिए इंदिरा गांधी ने इजराइल को एयरबेस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया और पूरा प्लान चौपट हो गया। और अब आता है वो दिन, यानी कि 11 मई 1998, जब भारत ने पोखरण राजस्थान में दोबारा परमाणु परीक्षण करा था, जिसे ऑपरेशन शक्ति का नाम दिया गया। Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran Lake. इसके बाद इस्लामाबाद में अलार्म बजते हैं। उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे और नवाज शरीफ परमाणु परीक्षण के लिए हरी झंडी दे देते। अब पाकिस्तान अपनी तैयारी पूरी करता है, अमेरिका का भारी दबाव आता है, अमेरिका पैसों का भी लालच देता है, लेकिन पाकिस्तान अब पीछे हटने के मूड में नहीं था। और फिर 28 मई 1998 में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में रस्को पहाड़ियों के बीचों बीच लगभग दोपहर के 3:15 पर एक के बाद एक 5 न्यूक्लियर धमाके होते हैं। और 2 दिन बाद 30 मई को खरान के रेगिस्तान में अंडरग्राउंड एक और न्यूक्लियर टेस्ट होता है और उस दिन पाकिस्तान परमाणु शक्ति वाला दुनिया का 7वां मुल्क बन गया। इस्लामाबाद में सड़कों पर लोग जश्न मना रहे थे। पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो उसके लिए लगभग नामुमकिन था और इस काम को करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई पाकिस्तानी किस्मत और भारत की राजनीति ने, जिन दोनों ने मिलकर पाकिस्तान के हक में काम किया। Pakistan today successfully conducted 5 nuclear tests. The results were as expected. There was no release of radioactivity. और यहीं से पाकिस्तान ने दुनिया को वो दर्द दे दिया जो आज तक जारी है। भाई साहब, अमेरिका पर 9/11 का हमला करने वाली अलकायदा लगभग न्यूक्लियर बॉम्ब तक पहुंच चुकी थी। नॉर्थ कोरिया, लीबिया, ईरान, इन सब का परमाणु कार्यक्रम पाकिस्तान के इसी वैज्ञानिक की काला बाजारी की देन है। और ये सारा काम इसने कैसे किया, यही सब जानेंगे हम इसी सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।